एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का जो हमारा ये सेशन है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जैसे कि आपको पता है कि एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर में 20 जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 20 जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब सामान्य विज्ञान से आपको कितना पूछा जा रहा है? 20 क्वेश्चन। भाई 20 के 20 क्वेश्चंस को ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको रिजल्ट में अपना नाम देखना है ना, तो वी आर सपोज टू हिट ऑल 20 ऑफ देम, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत ही मॉडरेट है या इजी लेवल का लो। और साइंस पढ़ाने में यार अलग मजा है, चूंकि आई डू बिलोंग फ्रॉम एन साइंस स्ट्रीम। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ऐसे भी साइंस पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। तो अभी आपको जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा ना, अभी आज हम स्टार्ट करें फिजिक्स से। और खासकर ये जो लेक्चर है विक्ट्री सीरीज में आएगा। विक्ट्री सीरीज मैंने आप ही लोग के लिए निकाला है। तो अभी ये जो लेक्चर आपको मिलेगा, हम फिजिक्स से स्टार्ट करें और आज हीट से स्टार्ट करें, उष्मा से। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, मैं 25 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन में कम से कम आपके 50 से 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ दूंगा वो पूरे हीट, ये जो उष्मा का टॉपिक है फिजिक्स का, भौतिकी का, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आज जो मैं कंसेप्ट आपको बिल्ड करूंगा ना, वो बहुत लंबा आपको याद रह जाएगा। तो ट्रस्ट मी, बहुत मजे से पढ़ेंगे हम लोग। साइंस के सारे क्वेश्चंस को पिक आउट कर लेना है। तो जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल से जुड़ जाओ, हमारा झारखंड चैनल से एडअप कर लो, खुद को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो जब देखते हो यार, तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। इससे हम लोग को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा यार, लोगों तक रीच बढ़ेगा और आप लोग को भी पढ़ने में आनंद आएगा। इसके अलावा जो लोग एप्लीकेशन से कोर्स परचेज करना चाहते हो, जो लोग झारखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आइदर झारखंड में एक्साइज, एलडीसी, फील्ड वर्कर, जब पीएससी, सीजीएल, किसी के भी एसआई जो आने वाला है, तो आप किसी की एग्ज़ाम की तैयारी, हमारे एप्लीकेशन हमारा झारखंड, जो कि आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर दोनों पे, एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर एंड्रॉयड दोनों पे मिलेगा। आईओएस पे भी है, इस पे भी है। आप ऐप को डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पे कॉल करो और अपने जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा मजबूत करो। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, एंड दिस इज़ मी, एज यू ऑल नो, आई एम योर मेंटर एंड गाइड। तो चलिए, अब देखो, ये जो भी एक्साइज और फील्ड वर्कर है, इसके लिए स्पेशल मैंने बोला ना, विक्ट्री सीरीज का एक लेक्चर जाएगा। मैंने वहाँ इंडियन स्ट्रैटेजी के भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग एक्साइज कांस्टेबल का कोर्स लेना चाहते हो, उत्पाद सिपाही का, कोटा या पेपर 1/3, क्योंकि फील्ड वर्कर एक्साइज का सिलेबस सेम है, तो आइदर पेपर 1 और पेपर 3 और पेपर 2 रीजनल है, ये दोनों आपको उपलब्ध हैं। साथ ही साथ ये जो आज का लेक्चर है, ये फिजिक्स का लेक्चर है, भौतिकी का, जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं हीट को। इसको आप क्या बोलते हो? ऊष्मा बोलते हो, ठीक है। तो ये विक्टर सीरीज में लेक्चर आज से मिलना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ देना। 14 या 13 तारीख से आपको इसमें रेगुलर क्लासेस मिलेंगे, और हम इसको 45 डेज के अंदर आपको 5000 क्वेश्चन का सेट विथ एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ, आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ये सारे मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में, मैंने बोला ना कि 5000 क्वेश्चन अगर हम करवा रहे हैं तो ट्रस्ट में 10,000 क्वेश्चन की तैयारी है। एग्जाम्स में आपका 120 प्रश्न ही पूछेगा, सारे के सारे क्वेश्चन, मुझे लगता है 90% क्वेश्चन आपको हिट करेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया। प्लस स्टैटिक जीके का वीडियोस आने चालू हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें स्टैटिक जीके से कम 10 से 15 प्रश्न थे। तो ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट में 199 में मैंने ये कोर्स निकाला है, और ये भी 999 में है विक्ट्री सीरीज। आप इन दोनों कोर्सेज से जरूर एडअप हो, ठीक है। आप चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, पर ये दोनों ना आपका प्रैक्टिस इतना दमदार कर देंगे ना, आपको इतने क्वेश्चंस का आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको एग्जामिनेशन फील नहीं होगा, प्रेशर नहीं अमाउंट होगा आप पे, जो आप एग्जाम के दिन फील करोगे, ठीक है। तो खोटा भी उपलब्ध है, खोटा क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। तो खोटा पेपर 1, पेपर 3, विक्ट्री सीरीज और ये स्ट्रैटेजी के, आप किसी से जुड़ के अपने एक्सरसाइज और फील्ड वर्क की तैयारी अच्छा कर सकते हो। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा क्या, हीट, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट को, ठीक है, जिसको आप हिंदी में ऊष्मा बोलते हो। तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं बार बार बोलता रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो तो आप उसको मैनेज कर लेना। हाँ, आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, हमारा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ऐड हो जाओ, वो भी हमारा झारखंड नाम से ही है। यहाँ पे वीडियोस और जो जो लेक्चर्स होंगे
नोटिफिकेशन सबके पीडीएफ भी, क्वेश्चंस के पीडीएफ भी हम वहीं देते हैं और सबसे पहले आपको वहीं पे मैसेज मिल जाएगा कि हाँ लेक्चर्स आ गया है। ठीक है, तो टेलीग्राम से ऐड होना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है और चैनल से ऐड हो जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, कोई कोर्स परचेज कर रहे हो तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट। तो बेसिकली पहले हम थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, फिर हर क्वेश्चंस को तो हम टॉपिक वाइज ऑप्शंस वाइज तो डील करते ही हैं, तो हम ऐसे करेंगे। पहले थोड़ा हीट को समझते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा हीट को समझते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो बेसिकली हीट है क्या, जिसको आप हिंदी में उष्मा बोलते है क्या? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होता है हॉटर टू कोल्डर। ठीक है, तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर क्या है? तो हीट आपका हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर हो गया स्टेट ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी पदार्थ की अवस्था जो है वो टेम्परेचर उसकी। हीट क्या है? हीट जिसको कि आप उष्मा बोलते हो, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। थोड़ा मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, क्या हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब 5 मिनट बेयर करो हमारे साथ, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट हम थोड़ा बिल्ड कर दें। उष्मा क्या है? एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होती है? हॉटर टू कोल्डर बॉडी, हॉटर टू कोल्डर, ठीक है, या ऐसा बोलो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको मैं समझाऊंगा, फिलहाल अभी बस इतने पॉइंट को याद रखना है। हाई प्रेशर उच्च दाब से, ठीक है, लो प्रेशर कम दाब में ट्रांसफर होता है। हीट का फ्लो का डायरेक्शन, मतलब उष्मा अगर बहेगी, फ्लो करेगी, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा गर्म से ठंडा की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उच्च दाब से कम दाब की तरफ। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर किसी भी पदार्थ की अवस्था, जैसे हम बोलते हैं ना ये पेन है, इसका भी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, किस स्टेट में है। तो टेम्परेचर बेसिकली टेल्स यू अबाउट द स्टेट, ये अवस्था की बात करता है। ये किसकी बात करता है? अवस्था की बात करता है। ठीक है, तो हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का ऊर्जा है जो हमेशा हॉटर टू कोल्डर फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसको भी हम बताएंगे, तीनों लॉ बताएंगे, जीरोथ भी बताएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तीनों बताएंगे, डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल आप इतना जानो कि टेम्परेचर क्या है, किसी बॉडी के स्टेट को, अवस्था को हम टेम्परेचर बताता है। हीट एक तरह का ऊर्जा है, फ्लो क्यों करता है? अगर हीट मान लो ये जो एनर्जी है उसका फ्लो का कारण क्या बनता है? हीट हमेशा फ्लो करेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का फ्लो, फ्लो क्यों होगा? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो तापमान में अंतर होता है, मान लो दो पदार्थ हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज हैं, इनके तापमान में अंतर की वजह से हीट का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस, ओके। आमतौर पर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हम लोग बोलते हैं ना भाई मुझे बुखार हो गया, फीवर हो गया यार, तो आमतौर पर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप सुन रखा होगा भाई इतना डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन ये सब क्या है? ये टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल्स हैं। क्या है? स्केल्स हैं। जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, कहीं सेल्सियस में मेजर करते हैं, कहीं फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, कहीं केल्विन में भी मेजर करते हैं, कहीं केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर सेल्सियस स्केल में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो केल्विन स्केल में क्या हो जाएगा? आपको पता है कि किसी भी टेम्परेचर को अगर केल्विन में बदलना है, किसी भी नहीं सेल्सियस को, तो हम 273 से ऐड करते हैं। तो केल्विन स्केल में सेल्सियस स्केल का जो भी टेम्परेचर होता है उसको ऐड कर जब हम करते हैं 273 से, तो हमारा केल्विन स्केल में मिल जाता है। तो अगर 37 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, तो उसमें हम ऐड करेंगे 273 डिग्री। अब देखो ये हो जाता है 310 डिग्री केल्विन। तो बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6, सेल्सियस में 37 एंड केल्विन स्केल में 310 केल्विन होता है। ठीक है, एम आई क्लियर? जो बता रहा हूँ दिमाग में जा रहा है ना? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और कंसेप्ट को धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू बिल्ड करेंगे। ठीक है, परस्पिरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज, बोला पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? भाई पसीना जब आपको स्वेटिंग आती है उससे बॉडी कूल होता है। ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द स्किन इज कूलिंग, त्वचा पर पानी का जमाव ठंडा हो रहा है।
इवोपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट, वाटर हैज ए हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पानी गर्मी का खराब संवाहक है, पानी में एक उच्च विशिष्ट गर्मी होती है। मतलब चारों ऑप्शंस दिया, आपसे पूछा कि प्रिपरेशन से हमारे बॉडी को ठंडा क्यों महसूस होता है, पसीना आता है तो क्यों होता है। देखो हीट खासकर तुम लोग के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर रहे हो या जो हीट पढ़ रहे हो आप लोग कॉम्पिटेटिव टाइप, किसी बड़े एग्जाम्स के लिए नहीं, गेट वोट IAS के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग जिस लेवल में पढ़ रहे हो ना उसमें आप लोग एक चीज को याद रखना, इवापोरेशन को याद रखो, इवापोरेशन तो आप, ठीक है, इसको आप हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हो। अब जहां भी कूलिंग दिखे ना उसको इवेपोरेशन से जोड़ देना। इवेपोरेशन जहां आएगा वहां कूलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। मैं कंसेप्ट भी दूंगा कैसे आएगा, वहां कूलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा जहां इवेपोरेशन आएगा। देखो आमतौर पे होता क्या है, आपने एक टर्म सुना होगा बॉइलिंग और एक टर्म सुना होगा इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर क्या है उसको समझते हैं, ये कंसेप्ट अपने आप निकल आएगा। देखो बॉइलिंग जो होता है ना, आप बोलते हो वाटर बॉयल करता है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बॉइलिंग में देखो, बॉइलिंग जो होता है ना वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है आमतौर पे, नॉट हमेशा। अगर प्रेशर में वेरिएशन करेंगे, प्रेशर दाब को चेंज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। पर आमतौर पे हमेशा मानते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अगर है उस स्थिति में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री पे होगा पहला, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बॉइलिंग कहते किसको है, जब हमारा वाटर वेपर प्रेशर, जब बॉइलिंग किसको कहते हैं, जब वाटर का वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल्स टू सराउंडिंग प्रेशर, सराउंडिंग में चाहे जो भी हो, एयर हो, जो भी हो, तो जब हमारा वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर या वाटर की बात कर रहे हैं हम, पानी का जब वेपर प्रेशर उसके सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए, मान लो यार, मान लो इस बॉटल में पानी है, अभी मैंने इसे खोल दिया, ठीक है, अब इसमें वाटर है, इसके ऊपर क्या एयर है ना, तो एयर का भी एक प्रेशर होगा, दाब होगा, और इस पानी में तो फिलहाल कोई वेपर बना ही नहीं है। अब हम इसको हीट देंगे, अब पानी क्या होगा, जब हम हीट देंगे ना तो वाटर बॉयल करेगा, अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वाष्प बनेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि ऊपर का जो एयर का प्रेशर बना, जो दाब बना, और नीचे से जो पानी निकला वेपर फॉर्म में, ये दोनों का दाब एक जगह बराबर हो जाएगा, वही होता है बॉइलिंग पॉइंट स्टेट, ठीक है। और वो किस कंडीशन में होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा सराउंडिंग प्रेशर से। हम इसको एयर प्रेशर ही बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ क्या एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो, वायुमंडलीय दबाव ही तो एक्ट कर रहा है। तो वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, इसमें बबल्स का फॉर्मेशन भी होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन भी होता है। चलो अब देखते हैं आगे। तो भाई इवोपोरेशन में क्या नहीं होता, देखो इवोपोरेशन किसी फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होता है। बॉइलिंग जैसे 100 डिग्री पे हो रहा है ना, इवोपोरेशन किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता, इवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है, इवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इवोपोरेशन का रेट है ना चेंज करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। मान लो हवा बहुत तेज चलती है, देखो आमतौर पे आप कपड़ा सुखाते हो ना, कपड़ा सुखाते हो, क्या 100 डिग्री टेम्परेचर पे कपड़ा सूखता है, नहीं। कपड़ा जो है, आप जब कपड़े को धो के टांग देते हो तो उससे जो मॉइस्चर हो धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म होता है। कैसे सूखता, कैसे, इवोपोरेशन से, ठीक है। इवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, कोई खास टेम्परेचर ऐसा फिक्स नहीं होता जिस पे इवोपोरेशन होगा। इवोपोरेशन लगातार चलता है, इवोपोरेशन के रेट को, जिस हिसाब से वाष्पीकरण हो रहा है ना, उसके रेट को आप बहुत सारे फैक्टर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इवोपोरेशन होता है तो होता क्या है, यही क्वेश्चन को हम यहाँ से ले रहे हैं। मतलब पसीना आ रहा है, ठीक है, और पसीना शरीर ठंडा होता है, रीजन क्या है, इवोपोरेटिव कूलिंग बोलते हैं एग्जैक्टली उसको, इवोपोरेशन। होता क्या है कि भाई अब इवोपोरेशन या बॉइलिंग में हो क्या रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है, ठीक है। पानी अब भाप में बदल रहा है, तो पानी भाप में कब बदलेगा, जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, उष्मा मिलेगी, तब तो बदलेगा। तो भाई वाटर जो है वेपर में चेंज हो रहा है, पानी वाष्प में बदल रहा है, तो बिना हीट लिए तो चेंज होगा नहीं। अब ये हीट लेता है हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी से हीट लेगा तो बॉडी का टेम्परेचर तो डाउन जाएगा ना, इसीलिए हमको ठंडा महसूस होता है, ठीक है। कि भाई इवोपोरेशन में होता क्या है कि वाटर वेपर में बदलते हैं, वाटर को वेपर में, लिक्विड से गैस में बदलने के लिए उसको चाहिए उष्मा, उष्मा हमारे बॉडी से लिया, अब हमारे बॉडी से उष्मा लेगा तो हमारा टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो हमको ठंडा फील होगा। इवोपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है।
तो परस्पिरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट, ठीक है, हमारे अंदर से जो छुपी हुई ऊष्मा उसको ले लेता है, उस हीट को लेता है और बॉडी हमारा कूल हो जाता है। अब देखो कुछ जैसे आप नेल पॉलिश लगाते हो, थिनर यूज करते हो ना, उसमें आपको देखना जहां रखोगे वहां पे वो ठंडा लगेगा, या घड़े में पानी आमतौर पर ठंडा होता है। क्या रीजन है? रीजन है इवेपोरेटिव कूलिंग। तो भाई जहां भी आप हीट वाला टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अगर आपको कहीं कूलिंग दिखा, इवेपोरेशन दिखा, डायरेक्टली हिट कर देना, इवेपोरेशन ऑलवेज लीड्स टू कूलिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर वेपर में बदल रहा, तो हीट लेके कन्वर्ट होगा। हीट कहाँ से लेगा? हमारे बॉडी से लिया, जहां भी पानी है स्किन से लिया, जहां स्किन से लिया वहां लगेगा ठंडा, ठीक है। आगे देखो, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। देखो अभी मैंने यही कॉन्सेप्ट को यहाँ दिया था, इससे अगला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो साइंस पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जो टॉपिक अभी बता रहे हैं, जो कंसेप्ट एक क्वेश्चन में बताऊंगा उससे 2-3 क्वेश्चन निकल के चले आएंगे। मैंने अभी क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? जब बॉइलिंग होगा उस कंडीशन पे क्या होगा कि टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर या एयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और बबल का फॉर्मेशन होगा। बताया मैंने यहां क्या बोला कि बॉइलिंग पॉइंट जब होता है कि तरल पदार्थ के कथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हो? कथनांक पॉइंट ही बोलते हो, बॉइलिंग इज कथनांक। तो जब कथनांक होता है, बॉइलिंग होता है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या चीज नहीं बदलता है? मैंने क्या बोला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस नहीं। जब बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होते हैं, यही तो मैंने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एयर, बोल लो, ठीक है। ये होता है तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं बढ़ता है, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस नहीं, प्रेशर इक्वल होगा। अब टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? मैंने क्या बोला है कि भाई अब होता क्या है, देखो वाटर को मैंने लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये यहां से पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब यहां पे हो जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और यहां से ये जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड होगा ये वेपर में बदलना चालू होता है। अब जब तक ये बदलेंगे तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कथनांक पे हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन, बोला डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो किस चीज पे डिपेंड करता है? देखो मैंने अभी स्टार्टिंग जब किया तभी एक कॉन्सेप्ट दे दिया था कि हीट फ्लो हॉटर टू कोल्डर बॉडीज होगा, गर्म से ठंडा की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। मैंने बता दिया ना कॉन्सेप्ट, और देखो सेम चीज अप्लाई हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, उष्मा की प्रवाह की दिशा किस पे निर्भर करती है भाई? डेंसिटी पे नहीं, एनर्जी पे नहीं, मास पे नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आमतौर पे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ए हुआ, एक बॉडी ए हुआ, एक बॉडी बी हुआ, इसका टेम्परेचर अगर 60 डिग्री है, इसका टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है, तो हीट का फ्लो किधर से किधर होगा? इधर से इधर हमारा हीट का फ्लो होगा, जो हमारा उष्मा का प्रवाह होगा, जो हमारा उष्मा का प्रवाह होगा वो इधर से इधर होगा, हमेशा हॉटर टू कोल्डर, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। चले, सही उत्तर डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। थर्म इज द यूनिट ऑफ, थर्म, नाम देखो यार, थर्म, थर्मोमीटर, थर्मल वेयर, ठंड है ना, आप लोग भी थर्मल वेयर पहनते हो ना, तो थर्म किससे जुड़ा हुआ है? हीट, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, हीट से जुड़ा हुआ है। थर्म किसकी यूनिट होगी? थर्मोमीटर, आप लोग थर्मोमीटर यूज करते हो किस लिए? अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, ठीक है। तो थर्म इज द यूनिट ऑफ, हीट का यूनिट है थर्म, सही उत्तर बी। बाकी को भी देखते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वाट, और 1 वाट इजकल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। पावर क्या होता है? पावर इजकल टू वर्क बाय टाइम। वर्क को किसमें मेजर करते हो आप? जूल में, जूल बाय टाइम, जूल पर सेकेंड। लाइट, देखो लाइट के लिए ऐसा कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हाँ लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट है। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है सीडी। सीडी इज कॉल्ड कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। देखो मैं इसमें 5-6 पॉइंट्स निकाल के दे रहा हूं, 6 से 7 क्वेश्चन ही बनेंगे, सबके उत्तर आपको आ जाएंगे। तो लाइट नहीं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करते हो तो मीटर में, तो यूनिट 1 मीटर हो गया।
लेकिन ये किस प्रकार का डिस्टेंस है? आमतौर पर नॉर्मल डिस्टेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि सोलर सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे? मीटर में? नहीं होगा ना। तो हम आमतौर पे अगर सौर सौर परिवार में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल नॉमिकल यूनिट। इसको यूज करते हैं हम टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन, आमतौर पे अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस को मेजर करते हैं किससे? एयू से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ठीक है। अब 1 एयू बराबर क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। वैसे हम आप सुनोगे लाइट ईयर। लाइट ईयर का काम क्या है? डिस्टेंस मेजर करना हमारे सौर परिवार में, सोलर सिस्टम में। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ये आपका लाइट ईयर हो जाता है। अब देखो लाइट ईयर को डिफाइन कैसे करते हो? तो भाई 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर। कि जब लाइट वैक्यूम में 1 जूलियन ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं हम 1 लाइट ईयर। ठीक है, दैट इज 9.46 10 टू पावर 15 मीटर। अब मान लो सौर परिवार के अंदर तो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो लाइट ईयर से या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ठीक है, लेकिन अगर सौर परिवार से बाहर जाना पड़े, हमारे अगर सोलर सिस्टम से बाहर में अगर कुछ प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस मेजर करना पड़े तो क्या यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं पारसेक। क्या यूज करते हैं? पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। देखो कितने सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक बार लिखो इसको, फिर चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही है। पेपर पेन लेके बैठो, अगर कोई वीडियो देख रहे हो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। 25 के बदले में बोल रहा हूँ ना, 70-80 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज मोर बर्न? बोल रहा है कि किससे, निम्न में से कौन अधिक जलने का कारण बनता है? अधिक जलन किसके वजह से होगी? बॉइलिंग वाटर से होगी, हॉट वाटर से होगी, स्टीम से होगी, नॉन ऑफ दीज। किससे? ठीक है, गर्म पानी से आपको ज्यादा जलेगा, बॉइलिंग वाटर से, ठीक है, उबलता पानी से, या स्टीम भाप से? सही उत्तर है स्टीम से ज्यादा जलन होती है। रीजन क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ में समझा रहे हैं। इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स आएंगे वहां जो कंसेप्ट यूज होगा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आमतौर पे आपको भाप से ज्यादा जलेगा। भाप से जलना ना बहुत डेंजरस होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। रीजन क्या है? एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो हमने नॉर्मल अभी रूम से एक पानी उठाया या टैप वाटर खोला, नल से पानी लिया। अब मान लो उसका जो पानी है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। मान लो हम 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी उठाए हैं। अब हम पानी को हीट देना स्टार्ट करते हैं। पानी हीट होना स्टार्ट होता है, वो पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये रहा मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि यहाँ से जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट होता है क्योंकि 100 डिग्री आ गया है। अब ठीक है, अब जो है इससे ऊपर जब टेम्परेचर जाता है ना, मान लो हम चले गए 250 पे, ये होता है हमारा स्टीम। अब ध्यान देना, जब तुमने पानी को मान लो ये हमारा H2O है, इसको 20 डिग्री से 100 डिग्री तक हीट किया, ये 100 डिग्री टेम्परेचर है। यहां पे ऐड हुआ सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट ऐड हुआ। सेंसिबल हीट का काम क्या होता है? सेंसिबल हीट होता क्या है? इट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आप किसी भी फ्लूइड का, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, सेंसिबल हीट के थ्रू बढ़ रहा है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है किसी भी लिक्विड का, रीजन क्या होगा? सेंसिबल हीट रीजन होगा। याद रखना, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड छोड़ो फ्लूइड बोलो भाई, ठीक है, तो वो सेंसिबल हीट होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर यहां से 20 से 100 तक पहुंचा, तो ये रहा हमारा क्या बोला? हॉट वाटर। हॉट वाटर यहां है हमारा, गर्म पानी इस जोन में आएगा। भाई 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, वो तो गर्म पानी है ना। अब हम बोला कि बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर हमारा यहाँ है, ये रहा हमारा बॉइलिंग वाटर। अब यहाँ क्या होगा कि लिक्विड जो है, यहाँ जो हमारा लिक्विड है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा वेपर में। वेपर में यहाँ पे, तो भाई इससे इसके बीच में कौन सा हीट ऐड हुआ? इससे इसके बीच में ऐड हुआ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेके, अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ये सब जो आप सुने होंगे, ये क्या है?
जब भी किसी पदार्थ की अवस्था बदलेगी, स्टेट बदलेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, कुछ भी चेंज होगा ना, वहां पे लेटेंट हीट आएगा। तो अब भाई पहले पानी था हमारा, पानी उबल के भाप बना, स्टीम बना, तो भाई वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी लिया। तो अब जो हमारा स्टीम है, मान लो स्टीम यहाँ है, कहीं भी ले सकता है, ये सुपर हीटेड स्टीम हो गया, यहाँ पे जो हमारा स्टीम है तो सुपर हीटेड स्टेट में है, सुपर हीटेड स्टेट में है। तो अगर कोई भी यहां से यहां तक मेरा पूरा स्टीम ही है, तो अगर हम स्टीम को लेते हैं तो ये सेंसिबल हीट भी इसमें है, यहां से यहां, ये लैटेंट हीट भी है, और ये जो है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ले लिया है। तो गर्म पानी में सिर्फ सेंसिबल हीट था, बॉइलिंग पानी में सेंसिबल हीट था, थोड़ा ज्यादा था, लेकिन स्टीम में ये और ये दोनों ऊर्जा उसको मिल गया, दोनों हीट मिल गया है। तो स्टीम में ज्यादा हीट होता है, तो स्टीम से बर्न ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, छुपा हुआ। ठीक है, जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, इसके वजह से स्टीम ज्यादा जलाता है क्योंकि उसमें ज्यादा उष्मा जो है छुपा हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ये स्टीम का जगह हो गया। और अगर आप इसको इसको बोल दोगे तो ये फिर हो जाएगा सुपर सेंसिबल हीट, जैसे सेंसिबल हीट था ये हो जाएगा सुपर सेंसिबल हीट। देखो हम लोग का तो, मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है, तो हम लोग तो बहुत डेप्थ में पढ़े हैं। मैं तो इसको निगेटिव से उठाता, मेल्टिंग मेल्टिंग करके सब बता सकता था, पर अभी आप इतना जान लो, गर्म पानी में सिर्फ सेंसिबल हीट होता है। उबलता पानी सेंसिबल हीट कहाँ गया, सॉरी बॉइलिंग वाटर, इसमें 100 डिग्री तक चला गया, लेकिन वहां से जब वो लिक्विड से वेपर बना, जो भाप बना, तो उसने ये लैटेंट ऑफ वेपोराइजेशन को लिया। क्यों? क्योंकि उसको अपना अवस्था स्टेट चेंज करना था, तो उसमें उष्मा ज्यादा है, तो भाप जो है ज्यादा जलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अचीव्ड बाय यूजिंग, बोल रहा है कि आप जब विद्युतीय ऊर्जा में ताप ऊर्जा का रूपांतरण उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। आपसे वो बेसिकली जानना चाह रहा है कि अगर आप विद्युतीय ऊर्जा में ताप ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? एमीटर, हाइड्रोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मोकपल। देखो एक एक करके चलते हैं। एमीटर का काम क्या है भाई? एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। इसको लिखो, ये करंट को मेजर करता है, विद्युत धारा जिसको आप बोलते हो, करंट को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर का काम क्या है? ये रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करती है। किसको? रिलेटिव डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करती है। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हो? घनत्व बोलते हो, या इसी को बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको पता है क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मान लो आप किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी जानना चाहते हो, ठीक है, कोई भी लिक्विड, उसका डेंसिटी आपको घनत्व पता है, उसको जब आप पानी के घनत्व से भाग देते हो तो उसका निकल जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसीलिए इसको रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव भी बोलते हैं। किसी भी लिक्विड का डेंसिटी वाटर के रिलेटिव क्या है, वही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो हाइड्रोमीटर तो ये मेजर करता है। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। भाई किसी वायर के बीच में करंट तब फ्लो होगा, मान लो ये एक वायर है, तो ए बी पॉइंट है, इसके बीच में करंट आई तब फ्लो होगा जब दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। जैसे हाइड्रोमीटर, एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा हाइग्रोमीटर। क्या देखने को मिलेगा? हाइग्रोमीटर। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का काम क्या है? ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, आर्द्रता को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है भाई? चलो आगे इस क्वेश्चन उसमें आपको डिफिनेशन समझाते भी हैं कि सैचुरेटेड एयर क्या होता है, अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है, ह्यूमिडिटी से क्या नुकसान है। आमतौर पर समुद्र के पास जो इलाके होते हैं वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है उसमें, ठीक है, वो सही बताते हैं। एमीटर करंट मेजर करता है, हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, थर्मोकपल। ये रहा हमारा इसका सही उत्तर कि अगर आप विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में रूपांतरण करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आप थर्मोकपल को यूज करोगे। थर्मोकपल होता क्या है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्मोकपल बेसिकली एक सेंसर होता है। इट इज बेसिकली ए सेंसर जो मेजर क्या करता है? जो मेजर टेम्परेचर डिफरेंस को या टेम्परेचर को मेजर करता है। तो भाई थर्मोकपल एक सेंसर की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करना। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जो प्रिंसिपल पे काम करता है उसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट। आपने जब 11th 12th पढ़ रहा होगा, आप लोग जब पढ़ रहे होगे या 10th में भी,
आपको सीबेक या पेलेटियर इफेक्ट दोनों सुनने को मिला होगा। सीबेक इफेक्ट क्या है, पेलेटियर इफेक्ट क्या है? सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर आप दो मेटल को लेते हो, दो अलग अलग मेटल्स को लेते हो जिसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है, और उसको एक हॉट जंक्शन पे डालते हो ज्वाइन करके, एक को कोल्ड पे रखते हो ना, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है और एक करंट का फ्लो होता है। भाई जब करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, तो दोनों जंक्शन जो होगा ना, हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, इसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको मेजर करेगा थर्मोकपल। अब वो जो कॉम्बिनेशन बना ना दो अलग मेटल को जोड़ के, इसी को बोलते हैं थर्मोकपल। थोड़ा समझाता हूँ, जगह का है यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखो सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है कि आप जब दो डिसिमिलर मेटल को लेते हो जिसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है, आयरन टंगस्टन भी ले सकते हो, एंटीमनी बिस्मथ, कोई भी। तो अगर आपने दो डिफरेंट मेटल्स लिए, ये लो मैंने दो अलग मेटल लिया, इसको बना दिया हॉट जंक्शन, इसको हमने गर्म वाले पर रख दिया, इसको बना दिया हॉट जंक्शन, इसको बना दिया कोल्ड जंक्शन। अब जब दोनों को आप दोनों डिसिमिलर मेटल को जोड़ दोगे दो अलग हॉट एंड कोल्ड जंक्शन पे, एक को आइस में डुबा के रख दो, यहां हमने आइस रख दिया तो कोल्ड हो गया, और यहां हमने आग जला दिया, ठीक है, यहां हमने हीट दे दिया, ये हॉट जंक्शन पे एक कोल्ड जंक्शन पे है। तो जब दो डिफरेंट मेटल को आप दो जंक्शन बना दोगे तो इनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, डेल्वी, और करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि अगर दो मेटल को ज्वाइन किया, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने खुद से दे दिया, अभी जंक्शन नहीं बनाया, खुद से पोटेंशियल डिफरेंस दिया, करंट फ्लो करने लगा, तो एक जंक्शन हॉट हो जाएगा, एक जंक्शन कोल्ड हो जाएगा। और इसी को, ये जो हॉट और कोल्ड जंक्शन है, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस को कौन मेजर करता है? तो बॉस ये थर्मोकपल मेजर करता है, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी थर्मोकपल ही बोलते हैं। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7. At normal temperature, due to a puncture, the compressed air inside the tube of a car will suddenly starts coming out, then the air inside the tube. बोला मान लो समान तापमान पे क्या हुआ है, एक पंचर के कारण मान लो गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, तो एक पंचर के कारण क्या था, कार के पहिए की ट्यूब के अंदर की संपीड़ित हवा। भाई आमतौर पे जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी का, भाई आप जब टायर में क्या होता है, जो हवा डालते हो कंप्रेस्ड एयर होता है, संपीड़ित होता है, ठीक है, काफी प्रेशराइज एयर होता है उसमें। तो बोल रहा है कि मान लो कि कोई टायर है जिसमें हवा था, जो संपीड़ित था या कंप्रेस था, उसमें एक पंचर हो गया, अब हवा निकला, ठीक है, पंचर के बाद हवा निकला, तो बोल रहा है कि अचानक बाहर आने लगती है जो संपीड़ित हवा था, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर था, वो बाहर आने लगता है टायर पंचर होने के बाद। तो फिर ट्यूब के अंदर का जो हवा है उसका टेम्परेचर में क्या चेंजमेंट होगा? सिंपल सा कहानी है, समझना। ये रहा हमारा टायर, और टायर के अंदर बॉस क्या था? एयर था, और ये कैसा था? कंप्रेस्ड था। कैसा था? ये कंप्रेस्ड था, संपीड़ित था। अब क्या होता है कि हो जाता है एक पंचर, चलो हमने कर दिया पंचर, अब हवा यहां से निकलने लगा, ठीक है। अब जब हवा निकलेगा तो बताओ, यहां जो हवा थी और यहां जो हवा था, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? भाई यहां वाले की। आप देखते हैं तेजी से हवा निकलता है, मतलब यहां जो हवा था इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, और यहां जो एयर था इसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। भाई अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसकी ऊर्जा बढ़ी, तो बढ़ी कैसे? बढ़ी कैसे? इसकी ऊर्जा बढ़ी क्योंकि इसने इसके जो इंटरनल एनर्जी था, इसका जो आंतरिक ऊर्जा था, इसको लिया। क्योंकि फर्स्ट ऑफ थर्ड क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि भाई आप ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही मिटा सकते हो, बस फॉर्म बदल सकता है। तो यहाँ जो बाहर में जो हवा आ रही थी, जिसका काइनेटिक एनर्जी, ये जो ऊर्जा था, बढ़ा, किसके एक्सपेंस पे बढ़ा? कहां से लेके बढ़ा? इसके इंटरनल एनर्जी को लेके बढ़ा। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर का डायरेक्टली फंक्शन होता है। मतलब हमको, मेरे अंदर जितना इंटरनल एनर्जी होगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, आपका तापमान बढ़ेगा। तो भाई ये काइनेटिक एनर्जी इस इंटरनल एनर्जी को यूज करके बढ़ा, तो भाई इसमें एनर्जी घटा मतलब टेम्परेचर घटा, और टेम्परेचर घटा तो अंदर का हवा हो गया ठंडा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? तो क्या होगा? स्टार्ट बिकमिंग हॉटर, स्टार्ट बिकमिंग कूलर, रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर, में बिकम, क्या क्वेश्चन क्या बोला था यार? ट्यूब के अंदर का हवा क्या होगा? तो स्टार्ट बिकमिंग कूलर, ये ठंडा होने लगेगा। अब ट्यूब के अंदर हवा क्या होगा? वो ठंडा होने लगेगा, ओके।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं देखो सब चीज को जोड़ के समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोला निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन क्या देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हीटर कॉइल टू द कुकिंग वेसल टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अच्छा ठीक है, ये बोला मान लो आप हीटर पे खाना पका रहे हो, ठीक है। ये रहा हमारा हीटर, मान लो इसमें ये कॉइल है और इस पे आपने रख दिया एक पैन को, ठीक है। और इसमें हमारा खाना वाना बन रहा है जो भी है। ये था हमारा हीटर, और ये कुकिंग वेसल था, कुकिंग पॉट मान लो, वेसल या पॉट जो भी बोलना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, ठीक है। देखो आप पहले ये जान लो कि हीट का ट्रांसफर, इस यहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके थ्योरी को अच्छा कर देगा। चलो यहाँ पे मैं अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर इस पे चलूंगा। देखो हीट का जो ट्रांसफर होता है ना, हीट ट्रांसफर, ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, हीट ट्रांसफर, जिसको आप हिंदी में ऊर्जा का स्थानांतरण बोलते हो, तीन तरीके से ही हो सकता है, तीन तरीके से ही पॉसिबल है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन, तीसरा है रेडिएशन। ये तीन तरह से ही हीट ट्रांसफर पॉसिबल है और कोई तरीका नहीं है हीट को ट्रांसफर करने का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब जो कंडक्शन किसके बीच में होता है, ये अगर आप ये तीनों अभी समझ गए ना, 8-10 प्रश्न बन जाएंगे आपके। कंडक्शन किसके बीच में? कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में पॉसिबल है, सॉलिड में डायरेक्ट इंट्रैक्शन। जैसे मान लो ये रहा मेरा, मान लो रॉड, मैंने यहाँ हीट दिया। अब ये हीट देखना, धीरे धीरे रॉड को मान लो एक एंड पे हम गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा रॉड गर्म हो जाता है। कौन सा प्रक्रिया हुई? कंडक्शन हुआ। कंडक्शन में सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है। रीजंस क्या है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। दो रीजंस है। ये कंडक्शन क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से, मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी कह सकते हो, क्योंकि हीट हो रहा है, मॉलिक्यूल रैंडम हो रहा है और ज्यादा टकराएगा आपस में मॉलिक्यूल, और अपनी ऊर्जा दूसरों को स्थानांतरित करता चला जाएगा। और दूसरा हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की, जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो कंडक्शन होगा। कंडक्शन समझ गया? कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में होता है, एक एंड को आप हीट कर रहे हो, पूरा रॉड गर्म हो जाता है कंडक्शन की वजह से। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हमेशा सॉलिड और फ्लूइड के बीच में होता है, सॉलिड और फ्लूइड के इंट्रैक्शन पे होता है। जैसे आप देखो, मान लो आपके पास कोई गर्म प्लेट था, ठीक है, एक गर्म प्लेट था, और आपने क्या किया, इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब इसको आपने हीट दिया, यहां से आपने क्या दिया? हीट दिया। अब ये प्लेट गर्म है, पानी उसके ऊपर है, तो पानी का जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा वो प्लेट से टच है, हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ये सॉलिड और फ्लूइड के इंट्रैक्शन के बीच में, जब सॉलिड और फ्लूइड इंट्रैक्ट करेंगे, उसमें किस माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण होगा? कन्वेक्शन से होगा, ठीक है। अब ये जो सॉलिड और लिक्विड है, अब देखो लिक्विड से बोलना ठीक नहीं है, यहां फ्लूइड बोलो। फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लिक्विड कोई फ्लूइड नहीं माना, एयर भी फ्लूइड है, पता ना आप लोग को? एयर इज ऑल्सो ए फ्लूइड, एयर भी फ्लूइड है। व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड, जो बह सकता है, दैट इज फ्लूइड। तो भाई कन्वेक्शन सॉलिड और फ्लूइड के बीच में होता है। अब आया रेडिएशन। रेडिएशन देखो, रेडिएशन से अगर हीट ट्रांसफर होगा तो इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे देखो, जब हम कंडक्शन से हीट को ट्रांसफर कर रहे थे, रॉड को गर्म कर रहे थे, तो यहां से यहां तक जाने के लिए भाई मॉलिक्यूल्स थे, मीडियम थे, वैसे ही इनके बीच में फ्लूइड था। लेकिन रेडिएशन में जब हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन के माध्यम से, उसमें इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए पहले तो, ठीक है। और जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? ईएम वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो सूर्य से पृथ्वी पे, जो सूर्य से पृथ्वी पे जो लाइट्स आते हैं ना, और हमारा पृथ्वी गर्म होता है, कैसे आते हैं? रेडिएशंस के थ्रू आते हैं, रेडिएशंस के थ्रू आते हैं, ठीक है। जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ एकदम याद रखना, जो जो शब्द निकल रहा है ना, सारे एग्जाम्स के प्रश्न है, अभी दिखेगा अभी। अब देखो सिंपल सा, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि भाई हीटर है, हीटर पे हमने कुकिंग वेसल को रख दिया है और खाना बन रहा है, तो बताओ कि हीट ट्रांसफर किस माध्यम से हो रहा है? क्या क्या दिया है? कन्वेक्शन से हो रहा है, कंडक्शन कन्वेक्शन से, रेडिएशन कन्वेक्शन से, और कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन, तीनों से। एक बात बताओ, कॉइल है मान लो, ये तो हमारा
ये पॉट है, इस पे ऐसे रख दिया है। अब कॉइल कहीं टच है क्या इसमें? नहीं टच है। कॉइल के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो रहा है। यहाँ क्या है इनके बीच में? एयर है। अब देखो एयर है, एयर गर्म हुआ और यहाँ पे भाई कुकिंग वेसल है, तो यहाँ हमारा हो गया फ्लूइड और ये हो गया सॉलिड। तो रेट ऑफ ये सॉरी, तो किस तरह से ट्रांसफर हुआ? कन्वेक्शन हुआ। यहां लगा क्या? यहां हुआ कन्वेक्शन। अगर मान लो कॉइल पे ही रख देते, हम कॉइल पे ही रख देते सीधा, मतलब कॉइल अगर पैन से डायरेक्टली टच होता ये कुकिंग वेसल से, तो कंडक्शन भी हो जाता, लेकिन नहीं टच है। हीटर पे आप रखते हो तो क्या कॉइल में सटा कर रखते हो पैन को, वेसल को? नहीं रखते हो। पॉट को थोड़ा हीटर के ऊपर रखते हो। तो हीटर को जब ऊपर रखे आप, तो बीच में एयर था, एयर पहले गर्म हुआ और एयर जो है ना जाके इसको गर्म किया। ठीक है, तो यहां रेट ऑफ जो ट्रांसफर हुआ हीट का, वो कन्वेक्शन से हुआ। और दूसरा बात, डायरेक्टली कॉइल भी, जब कॉइल गर्म होता है आपने पढ़ा होगा ना कि हर बॉडी हीट रेडिएट करता है। कोई भी बॉडी अपने बॉडी से, अपने शरीर से, कोई भी पदार्थ जो है अपने बॉडी से हीट को रेडिएट करता है, कम या ज्यादा करता है, जैसा टेम्परेचर उसके हिसाब से रेडिएशन होते रहते हैं। सूर्य जो है गर्म होता है, हीट रेडिएट करता है। कोई भी आप मान लो रूम हीटर लगाते हो ना, रूम हीटर को आप रूम में लगाते हो तो क्या होता है? रूम गर्म होता है। कैसे होता है? रेडिएशन से। और उसके जो ठीक रूम हीटर के बगल में जो पोर्शन होगा वहां कन्वेक्शन भी आ जाएगा। तो भाई हीटर भी रेडिएट कर रहा होगा हीट, ये भी डायरेक्टली से गर्म कर रहा होगा, तो रेडिएशन भी साथ में यूज होता है। तो जब आप हीटर पे खाना बनाते हो तो हीट ट्रांसफर दो तरीके से होता है, वो होता है एक कन्वेक्शन से और एक रेडिएशन से। ठीक है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ अगर आप लोग पढ़ा होगा, E इक्वल टू सिग्मा T⁴ होता है, मतलब हर बॉडी हीट इमिट करता है, हर बॉडी हीट इमिट करता है, कम या ज्यादा। तो रेडिएशन सारे बॉडीज करते हैं। जो गर्म बॉडी है, जो थोड़ा भी गर्म हुए टेम्परेचर में, सब रेडिएट करेगा। ठीक है, तो रेडिएशन तो होगा ही, कन्वेक्शन हुआ क्योंकि बीच में एयर था, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हुआ, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन क्या था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने यहाँ समझा दिया। A liquid initially contract when cooled down to 4 डिग्री सेल्सियस, but on further cooling down to 0 डिग्री it expands. The liquid is, देखो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको पहले तो आप टिक करो, ये बहुत बार पूछेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। बोला कि एक तरल शुरू में सिकुड़ता है, जब 4 डिग्री तक ठंडा हो जाता है, लेकिन आगे 0 डिग्री ठंडा होने पर फैल जाता है। तरल क्या है? सोचो क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन है बॉस। ठीक है, आपको भी नया चीज सुनने को मिलेगा। एक्सेप्शन है, ध्यान से समझना। आप जब किसी चीज को ठंडा करते हो तो सब तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। आप लिक्विड को ठंडा करते जाओगे, पानी को आप फ्रिज में रखते हो, ठीक है, या मान लो किसी चीज को फ्रिज में रखते हो, पानी की बात नहीं करेंगे कि उत्तर इसका पानी ही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आमतौर पे दुनिया में सारे लिक्विड क्या करते हैं? जब उनको आप ठंडा करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। एक ऐसा फ्लूइड है जो ठंडा होने पर 4 डिग्री तक तो सिकुड़ता है और 4 डिग्री के बाद फैलने लगता है। ये वाटर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, ध्यान देना। पानी एक सिंगल एक्सेप्शन है बॉस, सिंगल एक ऐसा फ्लूइड है जो 4 डिग्री सेल्सियस तक सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके बाद वो 4 डिग्री के नीचे जब उसको और 0 डिग्री पे ले जाओगे, इसके बीच में ही एक्सपैंड करता है, फैलता है। जबकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो सिकुड़ना चाहिए। रीजन बहुत सारे हैं, बहुत तो तुमको समझ में नहीं आएंगे, पर मैं बता जरूर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका पॉइंट ले लो, फिर हम रीजन बताएंगे। देखो वाटर का डेंसिटी जो होता है ना, वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है 4 डिग्री पे, मैक्सिमम हो जाता है 4 डिग्री पे। इसलिए मान लो 50 डिग्री पे पानी था, उसको तुम कूल करते गए 4 डिग्री तक आया, 4 डिग्री पे इसका डेंसिटी मैक्सिमम। अच्छा, डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब ध्यान देना, मान लो 50 डिग्री पे पानी था, तुम उसको ठंडा करना स्टार्ट किए, तुम कूल करते गए, कूल कर रहे थे। अब जब तुम कूल कर रहे थे तो वॉल्यूम घट रहा था। कूल करोगे कोई चीज को, वॉल्यूम घटते जाएगा, वॉल्यूम घट रहा था तो डेंसिटी बढ़ रहा था। वाटर एक ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है कि बॉस हम 4 डिग्री पे जाएंगे और यहां पे हमारा डेंसिटी हो जाएगा मैक्सिमम। अब ये हो गया मैक्सिमम, अब इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है। अब ई नहीं बढ़ सकता बॉस, और अभी भी तुम क्या कर रहे हो? कूल कर रहे हो। वाटर क्या करता है? इसके बाद अब डेंसिटी को बढ़ने नहीं देता है,
अब डेंसिटी वाटर की उसके बाद घटेगी, जब डेंसिटी घटेगी तो भाई क्या होगा, अब ये घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई यही ना होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा ये बढ़ा, इनवर्सली रिलेटेड है। वाटर एक अजीब सा प्रॉपर्टी शो करता है कि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो 4 डिग्री तक उसको कूल करोगे तो सिकुड़ेगा, लेकिन 4 डिग्री के बाद वो फैलेगा। दो रीजन है इसके इंपॉर्टेंट। पहला रीजन है कि वाटर का जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो 4 डिग्री के बाद नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव नहीं रहता है। अगर आपका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पॉजिटिव है तब तो बॉस वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। लेकिन वाटर का नेगेटिव हो जाता है बॉस तो एक्सपैंड कर जाता है। दूसरा एक और इसका इंपॉर्टेंट रीजन है, देखो वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है। अगर आप पानी को देखो तो पानी कुछ ऐसा होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर आप घटाते आते हो तो ये बॉन्ड मजबूत होते आता है, सिकुड़ते जाता है। लेकिन 4 डिग्री पे क्या होता है ना, ये इतना टाइटली पैक हो जाते हैं, इतना टाइटली बॉन्ड पैक हो जाता है कि अपना लैटिस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद ठंडा करोगे ना तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट ऐसा करेंगे ना कि उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे। ये दो रीजंस था। रीजंस आपको इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखना वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। अच्छा ये भी एक रीजन है, आप कभी देखे हो, मान लो आप ठंडे प्रदेश में चले जाओ, अंटार्कटिका ग्रीनलैंड कहीं चले जाओ, तो पानी के ऊपर में जो लेक होते हैं, झील, वो सब फ्रोज चोक हो जाते हैं, एकदम फ्रोजन स्टेट में दिखेंगे, पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है पानी के ऊपर। लेकिन क्या पूरी की पूरी पानी जमती है क्या, नहीं जमती है। रीजन क्या है, यही यही बिहेवियर रीजन है कि पानी जो मान लो झील या तालाब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, पोलर इलाके में चले जाओ, अंटार्कटिका ग्रीनलैंड उधर में, अगर सोचो पूरी पानी जम जाती तो क्या होता है, अंदर के जीव जंतु मर जाते हैं। लेकिन नहीं जमता, क्यों नहीं जमता, इसी बिहेवियर की वजह से। भाई दुनिया बनाने वाले ने कुछ ना कुछ सोच के बनाया है। पानी 4 डिग्री के बाद ना, ठीक है, ऊपर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे का लेयर वाला पानी ऊपर जाता है, फिर ऊपर होता है, ऐसे चलते रहता है। 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम है, याद को इसको याद रखना। और ये कि भाई 4 डिग्री के बाद उसको कूल करोगे तो फिर क्या होगा, 0 डिग्री तक वो एक्सपेंड करेगा। ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा नेचर सिर्फ वाटर का होता है, तो वाटर याद रखना। दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। भाई कोई फ्लूइड ऐसा दिखाता नहीं है। 10 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन, बोला 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पे बेस्ड होता है, ऑटो साइकिल पे। बहुत तो समझ नहीं आएगा पर 2-4 पॉइंट दे रहा हूँ, याद रखना। देखो ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन याद रखो। हमारा तो एक पेपर था, ठीक है, हमारा तो पूरा एक पेपर ही था ऑटोमोबाइल का, तो हम लोग तो बहुत कुछ पढ़े, पर आपको जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन में काम आता है, डीजल साइकिल डीजल इंजन के लिए काम आता है, डीजल इंजन के लिए काम आता है। कार्नोट साइकिल एक इमेजनरी आइडियल साइकिल है। हम ऐसा मानते हैं कि हम कोई भी इंजन डिजाइन कर ले, कोई भी, ये सब ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन में काम आता है, डीजल साइकिल डीजल इंजन में काम आता है। तो ये जो इंजन हम डिजाइन किया है ना, हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी इंजन डिजाइन कर लो, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। कार्नोट इंजन किस पे काम करता है, कार्नोट साइकिल पे काम करता है। तो ये एक नहीं होता है कि आप एक पैरामीटर बनाए हो कि हम एक आइडियल साइकिल बना लिए, अब इसके हिसाब से हमने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, बहुत सारे साइकिल्स बना रहे हैं इंजन के। तो कोई भी इंजन बने उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से अधिक नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो भाई वो गलत कर रहा है, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा माना जाता है। अब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ऑटो डीजल साइकिल में डिफरेंस देखो। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कम होती है, डीजल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है ना वो कम होता है, इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। बस सुन लो, इतना याद रह जाए। ऑटो साइकिल में स्पार्क प्लग यूज होता है, इसमें ऑटो इग्निशन, खुद ब खुद आग लगती है, ऑटो इग्निशन होता है। ऑटो साइकिल में हम हमेशा एयर और फ्यूल दोनों मिक्सचर को यूज करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एयर मिक्सचर को पहले, सॉरी, इसमें सिर्फ एयर का इंटेक होता है, एयर को यूज करते हैं, बाद में फ्यूल को स्प्रे कर देते हैं। इतना टेम्परेचर हाई रहता है एयर का कि फ्यूल अपने आप जल जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हमको स्पार्क प्लग से आग देनी पड़ती है, ठीक है। अब 4 स्ट्रोक इंजन कहाँ यूज होता है, आमतौर पे कार में, बस में, ट्रक में आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बाइक में भी मिलेगा, ठीक है। और आमतौर पर 2 स्ट्रोक इंजन मोपेड या छोटे छोटे बोट्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। एक चीज और समझना जो इंपॉर्टेंट है, ऑटो डीजल, हाँ, पेट्रोल और डीजल इंजन, ये जो ऑटो डीजल साइकिल है ना, ऑटो जो है उतना का नीड पड़ेगा आपको, चलो छोड़ो इसको, इतना ही याद रखो यार, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा याद रखना, मतलब पेट्रोल इंजन हाई स्पीड इंजन होता है, पेट्रोल इंजन हाई स्पीड। आप अगर कोई पेट्रोल कार खरीदते हो ना तो आमतौर पर पेट्रोल इंजन
में स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डीजल इंजन में लोड आप ज़्यादा कैरी कर सकते हो, याद रखना। इसीलिए जितने भी ट्रक्स होते हैं ना, सब डीजल इंजन पे चलते हैं, और गाड़ियाँ जो होती हैं पेट्रोल इंजन पे भी, डीजल दोनों पे आता है, पर कार में उतना आप लोड नहीं कैरी करता है ना। तो जहाँ आपको लोड ज़्यादा कैरी करना है, आप डीजल इंजन लेते हो। जहाँ आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वहाँ आप पेट्रोल इंजन जाते हो। अब 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में भी डिफरेंस समझो। देखो, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन का काम क्या है कि 4 स्ट्रोक इंजन में नॉर्मली क्या होता है कि जो पावर साइकिल होता है ना, वो 4 स्ट्रोक में कवर होता है। पिस्टन का 4 स्ट्रोक में एक पावर साइकिल कवर होता है, और 2 स्ट्रोक में एक पावर साइकिल 2 स्ट्रोक में कवर होता है। और आमतौर पे जो साइकिल होते हैं, पहले होता है इनटेक, फिर होता है कंप्रेशन, फिर होता है कंबस्शन, या इसी को आप पावर स्ट्रोक भी बोलते हो, और फिर होता है एग्जॉस्ट। मतलब सबसे पहले और डायग्राम से बताऊँ, देखना, ये रहा मेरा सिलेंडर, ये रहा मेरा पिस्टन, ये रहा हमारा क्रैंकशाफ्ट। सबसे पहले यहाँ एयर आएगा, फिर एक कंप्रेस होगा। अब हमारा पिस्टन का पोजीशन ऐसा होगा बॉस, ठीक है। ये रहा मेरा सिलेंडर, ये रहा हमारा पिस्टन, ठीक है। तो पहले इनटेक हुआ, जो मैंने ये बताया, पहले आया, पेट्रोल में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर को डालते हैं, डीजल में से एयर लेते हैं, फिर कंप्रेस हो गया। अब जब कोई चीज़ कंप्रेस होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अगर पेट्रोल इंजन है तो हम इसमें स्पार्क प्लग से इग्निशन कर देते हैं, फिर एक्सपैंड करेगा, जलेगा, अंदर में कंबस्शन होगा, पावर प्रोड्यूस होगा, और फिर फाइनली जो जलने के बाद जो गैसेस निकले वो एग्जॉस्ट से निकल जाते हैं। यही हमारे इंजन में काम होता है। बाइक कार कुछ भी चला रहे हो, होना यही है, ठीक है। इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। पावर को ही कंबस्शन बोलते हैं, जहाँ जलता है, जहाँ पावर प्रोड्यूस होता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में पावर प्रोड्यूस करने के लिए चार पिस्टन का, ये जो पिस्टन है ना, 4 बार, 1 2 3 4 बार, ठीक है, 4 बार मूव करेगा। लेकिन 2 स्ट्रोक में 2 बार में होता है बस। इनटेक और एग्जॉस्ट, बीच में आपका कंबस्शन वाला जो कहानी हो जाती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा समझना है, बाकी चलता है नेक्स्ट। तो सही उत्तर क्या होगा? पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है, और डीजल इंजन डीजल साइकिल पे काम करता है। अब इसको देखते हैं। द कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, देखो फिर कूलिंग आया। मैंने बोला था जहां कूलिंग देखो वहां इवेपोरेशन, इवेपोरेटिव कूलिंग याद रखना। देखो इवेपोरेशन, इवेपोरेटिव कूलिंग कहीं लिखा है? देखो लिखा है, सीधे उत्तर मार देंगे, भले आपको कंसेप्ट नहीं पता हो, पर मैंने जो बोला था उससे मैच कर रहा है। अब इसका तरीका जान लेते हैं। बोल रहा है एक डेजर्ट कूलर कैसे ठंडा करता है। देखो डेजर्ट कूलर में बॉस एक फैन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक फैन लगा हुआ है। फैन क्या करता है? हवा को खींचता है। अब जो एयर को खींच रहा है ये अनसैचुरेटेड एयर है। दो शब्द सुनोगे, अनसैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर। होता क्या है भाई, जिस भी एयर में ज्यादा मॉइस्चर है उसको बोलेंगे वो ज्यादा सैचुरेटेड है। मतलब जब हवा पानी का जो वाष्प के कण उसको ज्यादा अपने अंदर रखेगा तो उसको सैचुरेटेड एयर बोलेंगे, कम रखेगा तो अनसैचुरेटेड एयर बोलेंगे। आमतौर पर होता क्या है कि फैन जो है, फैन हवा को खींचता है, और आप देखते हो कूलर में पैडिंग होती है। कूलर में क्या होती है? पैडिंग होती है। इस पैडिंग में क्या होता है? पानी से इसको हम लोग भिगा कर रखते हैं, जिसको हिंदी में आप खस बोलते हो। अब ये हवा को खींचा है जो थोड़ा ड्राई या अनसैचुरेटेड है, ठीक है, थोड़ा गर्म हवा है, उसमें उतना मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। अब ये हवा इससे पास होता है। जब ये हवा इससे पास होता है तो कुछ वाटर, कुछ पानी भाप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भाप बन जाते हैं। भाई पानी भाप बना, वाष्प बना, आप नहीं बोलो, वाष्प बोलो, वाष्प बन जाते हैं। जब वाष्प बना, ये लिक्विड था, ये वेपर है, तो कुछ तो हीट लेके ही बना होगा ना, उष्मा लिया होगा। अब ये जो हीट, अब जब ब्लेड ने हवा खींचा, हवा थोड़ा शुष्क था, उसमें नमी कम थी। अब ये जब ये पैडेड खस से पार करता है तो कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट लेके कन्वर्ट होता है। जब हीट लेके कन्वर्ट होते हैं तो भाई एयर से ही तो हीट लिया है, अब एयर हो जाता है ठंडा। अब हीट ये उष्मा दिया है ना भाई, यही एयर से हीट लिया, अब ये ठंडा हो गया। अब एयर ठंडा हो गया, यही ठंडा हवा आपको लगता है। तो भाई ये जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है? इवेपोरेटिव कूलिंग से वैसे हो रहा है। इसीलिए आप कूलर में सोते हो तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर आपके शरीर तक फाइनली आ रहा है वो थोड़ा कूल हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ पानी भाप में बदल गया है और उसने हवा से हीट ले लिया है। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और जान लो, पंखा आप चलाते हो, सडनली आपको ठंड अच्छा लगने लगता है, ठीक है, आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है फैन चलाने से। क्यों? इवोपरेशन बॉडी हमेशा कर रहा है, बॉडी जो है इवोपरेशन हमेशा कर रहा है। लेकिन जब आप फैन चलाते हो ना, तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, वाष्पीकरण का ये जो रेट है,
वो बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि बॉइलिंग के रेट को आप ऐसे चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन इवोपरेशन के रेट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स, एक तो है फैन चला दो, होस्ट कर दो, ठीक है, ताकि एयर का फ्लो बढ़ जाए, उससे बढ़ सकता है। ठीक है, सही उत्तर है सी। क्रायोजेनिक साइंस से रिलेटेड टू, बोला क्रायोजेनिक साइंस किससे जुड़ा हुआ है भाई? क्रायो, क्रायो जो शब्द है ना, क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक किससे जुड़ा होगा? लो टेम्परेचर से। ठीक है, आमतौर पे लो टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप देखोगे बहुत सारे बायोलॉजिकल लैब वब में, जहाँ बहुत कम टेम्परेचर पे किसी चीज को रखना है, तो वहाँ क्रायोजेनिक टेम्परेचर यूज करते हैं, बोलते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर। मान लो किसी चीज को आप प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है, कम टेम्परेचर पे, मान लो कोई वैक्सीन है, उसको इतना टेम्परेचर पे रखना है, तो आमतौर पे ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, 0 से थोड़ा सा नीचे चला गया तो उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। नहीं, आमतौर पर क्रायोजेनिक टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो क्रायोजेनिक साइंस किससे जुड़ा हुआ है? लो टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है फायर, फायर मतलब होता है हीट टेम्परेचर। तो जहाँ फायर दिखेगा वहाँ आप हीट वाला पोर्शन समझना, जहाँ क्रायो दिखेगा वहाँ आप लो टेम्परेचर वाला पोर्शन समझना। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट विद राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, बोला स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड किसी मीडियम में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें मीडियम का, तो क्या होगा? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? कोई चेंज नहीं होगा। देखो स्पीड ऑफ लाइट ना एक यूनिवर्सल कांस्टेंट फेनोमेना है, कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो भाई आप मीडियम का टेम्परेचर जो भी बढ़ा लो, स्पीड ऑफ लाइट नहीं चेंज होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? रिमेन्स अनअल्टर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर? इसमें से बोला बैड थर्मल कंडक्टर कौन है? यहाँ जो पॉइंट दे रहा हूँ ना, पेपर पेन खोलो, ऐसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जो बोल रहा हूँ सब याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन कहीं से इधर उधर करके पूछ लेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर? अल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, मेटल, सॉरी सिल्वर। जितने पॉइंट्स दे रहा हूँ प्लीज कहीं लिख लेना। इस क्वेश्चन का डिस्कशन बाद में करेंगे, इससे पहले जानना है वो जान लो। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर? देखो आमतौर पे आप जान लो, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल जो होते हैं, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। अभी के क्या है? के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी, कोई भी सब्सटेंस कितना हीट को ले सकता है, जितना लेगा उसके थर्मल कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअली है क्या? थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू गेन मोर एंड मोर हीट। जितना हीट वो ले सकता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, उतना अच्छा होता है। आमतौर पे मेटल जो होते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, बिजली के भी सुचालक होते हैं। तो मेटल का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है एलॉय। आपको पता है कि मेटल के साथ कुछ मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं, एलॉय मिक्सचर एक। और फिर होता है के नॉन मेटल, जिसको आप इंसुलेटर भी बोलते हो बहुत जगह। इंसुलेटर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब समझना, मेटल कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छा है, तो मेटल क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब उष्मा का सुचालक, और इलेक्ट्रिसिटी भी है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ये गुड है वैसे ये बैड है। ठीक है, अब कितना अच्छा हीट कंडक्ट करता है डिपेंड करता है उसका के का वैल्यू कितना है। जितना के का अच्छा वैल्यू, उतना अच्छा वो हीट को कंडक्ट करेगा। अभी हम के वैल्यू की बात करेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन जो क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है, उसको अभी प्लीज याद कर लेना। देखो मैंने बोला कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर हीट के भी होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, लेकिन माइका, माइका सिंगल ऐसा एग्जांपल है जो मेटल होने के बावजूद भी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना। गुड कंडक्टर हीट का है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको याद रखिएगा प्लीज। ये एक्सेप्शन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। माइका इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डन। अब चलो के वैल्यूज बहुत सारे लोग को आपको याद करना होगा, वरना बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा और आप ध्यान नहीं दे पाओगे।
चलो इस क्वेश्चन को जो था पहले इसके यहाँ सॉल्व करते हैं फिर पॉइंट देते हैं। देखो ये क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब तो मेटल है यार, मेटल आर गुड कंडक्टर। तो ग्लासी तो दिख रहा है, सॉरी यहाँ देखो ग्लासी तो दिख रहा है, ग्लासी तो दिख रहा है, कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर सब मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो सीधा उत्तर यहाँ तो ग्लास तुम मार ही सकते हो, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ उसको कहीं नोट डाउन कर लो। उससे बहुत बार आपको ना सीरीज दे देगा, बोल देगा सिल्वर, कॉपर, अल्युमिनियम सब दे देगा, बोलेगा कि किसका ज़्यादा है कंडक्टिविटी, कौन ज़्यादा अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है ज़्यादा है, कौन ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें आप कैसे अरेंज करोगे? अरेंज करने के लिए आपको के का वैल्यू याद होना चाहिए, वही मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ लेगा सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, अल्युमिनियम, अब बताओ सबसे अच्छा हीट कंडक्टर कौन है? कैसे बताओगे जी, के नहीं पता होगा तो? ये बता रहा हूँ, उसको याद रखो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ और छोटा करते हैं, अब यहाँ लिख रहे हैं, देखो याद करना है बस सिंपल, सिल्वर, इसको ऐसे छोड़ो सिया लिखो, हम के की ही बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का, फिर कॉपर का, फिर गोल्ड का, फिर अल्युमिनियम का, फिर कास्ट आयरन का, और फिर स्टील का। के हिसाब से हमने सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे पूछ ले तो उष्मा और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? सबसे अच्छा सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम, फिर कास्ट आयरन, फिर स्टील। यहाँ बीच में ब्रास भी डालो, ब्रास, फिर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, फिर स्टील। अच्छा जब आयरन का जिक्र आया तो याद करो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत बार पूछता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस, याद रख लेना। और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 357 डिग्री सेल्सियस। ये मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट है, कथनांक है, पूछता है बार बार, पूछता है बार बार। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो तो बताने की जरूरत नहीं है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100, इतना तो पता होगा। अब देखो ये जो हमने अरेंज किया के हिसाब से अरेंज किया, के सिल्वर का कितना होता है? 410, कॉपर का 385, गोल्ड का 320, अल्युमिनियम का 200, ब्रास का 100, कास्ट आयरन का लगभग 50 या 52 होता है, स्टील का 17 से 45 तक होता है, ठीक है। तो भाई जितनी कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा है उतना कंडक्टर अच्छा है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है भाई? डायमंड की। सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का। पूछता है लगभग 4300 वाट, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का। एयर का कितना है? एयर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? 0.023। वाटर का कितना है? यही सब पूछता है, 0.6। ग्लास का कितना है? ये जो ग्लास था ना इसका कितना है? 1.2। पफ का कितना होता है? के पफ 0.02, ठीक है। मरकरी का कितना है? 8.3। कहते हैं लिक्विड में सबसे अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी मरकरी का है, इसीलिए मरकरी को हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं। मरकरी को थर्मोमीटर में यूज क्यों करते हैं? 5 रीजन दे रहा हूं, लिख लेना, लिखूंगा नहीं। मरकरी को हम लोग थर्मोमीटर में क्यों यूज करते हैं? पहला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन उसका अच्छा है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, ग्लास को वेट नहीं करता है, और लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये 4 रीजन इनफ है। मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अच्छा है, और थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है। थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तभी तो हीट लेके आराम से एक्सपेंड करता है, ठीक है। एयर हो गया, ग्लास हो गया, पफ हो गया, ये हो गया, और क्या बचा? डायमंड बता ही दिया। ये सब नॉन मेटल या इंसुलेटर है, ये सब, ये सब ग्लास, पफ, ठीक है। और ग्लास ऊल भी हो जाएगा, ये ग्लास ऊल, ग्लास ऊल 0.76 के आसपास होता है। ये सब क्या है? आपके इंसुलेटर है। इंसुलेटर में देखो ना कितने कनेक्टिविटी कम है, 1.2, ठीक है। एयर भी तो इंसुलेटर काम करता है, देखो एयर भी तो इंसुलेटर काम करता है, ठीक है। इवन प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर भी इंसुलेटर होता है, ध्यान रखना। आप आप देखे हो ना कि पानी से करंट मारता है आपको,
पानी में अगर करंट गया तो आपको करंट लगता है, लेकिन अगर आप प्योर वाटर लोगे ना जिसमें इंप्योरिटीज नहीं होगी तो बिल्कुल करंट नहीं मारेगा। ठीक है, तो पानी करंट तब कंडक्ट करता है जब उसमें इंप्योरिटीज होती है। प्योर वाटर भी इंसुलेटर होता है, ध्यान रखना। तो एयर इंसुलेटर है, प्योर वाटर इंसुलेटर है, ग्लास, वूल, पफ, ठीक है, ये सब क्या इंसुलेटर है। ओके, ये पूछता है बहुत बार सीक्वेंस देके, जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे अच्छा इसमें गुड कंडक्टर कौन है, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर, आपको पता ही रहेगा, पता रहेगा तब तो आप बताओगे। ठीक है, ये कंडक्टिविटी किसकी कितनी है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 हो गया। 15, वाटर यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज, पानी को कार रेडिएटर में क्यों यूज करते हैं? पानी को रेडिएटर में यूज करते हैं कूलेंट के जैसा, कूलेंट के जैसा हम यूज करते हैं। कूलेंट का काम क्या है भाई? कूलेंट का काम है हीट को लेना, सामने वाले को कूल करना। ठीक है, रेडिएटर में पानी क्या काम करता है? कूलेंट के रूप में यूज होता है। तो भाई हीट को लेने के लिए क्या होना चाहिए? हीट को लेने के लिए उसकी स्पेसिफिक हीट अच्छी होनी चाहिए। जितना स्पेसिफिक हीट उसका ज्यादा होगा उतना हीट लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो भाई हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर क्योंकि बहुत इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट मैंने बताया था, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस की, जितना अमाउंट ऑफ हीट कोई सब्सटेंस अपने एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में काम में लेता है उसी को उसका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मतलब मान लो मेरे बॉडी में 40 डिग्री टेम्परेचर है, मुझे 41 करना है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हम जितना ज़्यादा हीट ले सके, मान लो हम 100 kg हीट लेते हैं, सॉरी 100 जूल हीट लेते हैं, कोई 500 लेता है, तो बोलेंगे ना कि उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो वैसे ही वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है मतलब सामने वाला जो भी हीट निकाल रहा है, रेडिएटर जितना गर्म हो रहा है उस हीट को ही लेते जा रहा है, कैपेसिटी अच्छी है। अब जितना हीट ले रहा है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट हाई है उतना वो ठंडा हो रहा है। अब काम ही इसका क्या है? रेडिएटर में काम ही क्या है इसका? कूलेंट के तौर पे काम करना, ज़्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट करना। तो वाटर रेडिएटर में इसलिए यूज होता है, कूलेंट के तौर पे इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छी है। कहने का मतलब ज़्यादा हीट को ही टान सकता है, ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सही उत्तर सी। 16, ए कॉपर डिस्क एज ए होल इफ द डिस्क इज हीटेड द साइज ऑफ द होल। बोला कि मान लो एक ऐसा कॉपर डिस्क है, चक्री है, उसके बीच में एक होल है, छिद्र है। अब इसको हमने गर्म कर दिया, अब इसको हीट कर दिया, मान लो हीट कर दिया इधर से, ये सब हीट है। अब इस होल के साइज का क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? सेम रहेगा? भाई बढ़ेगा। हीट होगा तो सब एक्सपैंड होगा, पूरा बॉडी एक्सपैंड होगा। अगर हीट होगा तो ये भी एक्सपैंड होगा और ये भी एक्सपैंड होगा, तो ये क्या होगा? इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो 17 को देखो। ये बोल रहा है कि व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ वाटर विल, बोल रहा है कि जब किसी जल को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तुम गर्म करोगे तो उसका आयतन, वॉल्यूम में क्या चेंजमेंट होगा? मैंने आपको बताया था, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, ये यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस और ये यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है। मैंने आपको बोला था 4 डिग्री पे इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा? वॉल्यूम को घटना होगा पहले। तो यहाँ वॉल्यूम पहले आपको घट जाएगा, पहले वॉल्यूम घटेगा, फिर डेंसिटी मैक्सिमम हो गया, उसके बाद बढ़ जाएगा, देन इट विल इंक्रीज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टू प्रोड्यूस 18, टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल यूज। बोल रहा है कि हमको जब अगर लो टेम्परेचर करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? हमको लो टेम्परेचर लाना है। सुपर कंडक्टिविटी, जूल केल्विन इफेक्ट, हेडिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एडिबाटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। देखो आमतौर पर लो टेम्परेचर अगर आपको लाना है तो आप डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हो, समझना है इसको। आमतौर पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाता है। अब आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, उसका स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करो। जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो जो मैग्नेटिक मोमेंट उसका डायरेक्शन में था वो डिसओरिएंट होता है। अब जो डिसओरिएंट होंगे तो मान लो कि आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल था जो इस तरह से था, अभी इसका जो मोमेंट है पूरा इस डायरेक्शन में है क्योंकि हम इधर से दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक्सप्लेनेशन में कितना टाइम जाता है। मान लो हमने यहाँ लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने दिया था अभी 100 का रफ्तार से दे रहे थे, पूरा इसका डायरेक्शन में आ गया था, ठीक है, मान लो, ठीक है, कि भाई इसका डायरेक्शन में है। अब हम इसको कर दिए 80, अब क्या होगा, थोड़ा सा अपना शेप बदलेगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा थोड़ा थोड़ा,
ठीक है। अब जब ऐसे होगा तो भाई जब वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो कुछ तो एनर्जी जाएगा, बिना ओरिएंटेशन चेंज अपने ही एनर्जी को खर्च करके तब तो चेंज होगा। अब मैं अभी यहाँ हूँ, मेरे में 10 जूल की एनर्जी है, हम चेंज करेंगे अपने आप को, कुछ तो एनर्जी खर्चा करेंगे ना। आप शरीर को हिलाते हो डुलाते हो, मेहनत करते हो ना, कुछ तो जाएगा। तो जो एनर्जी चेंज हुआ उसके वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, क्योंकि एनर्जी उसको कहाँ से चेंज करना पड़ रहा है, अपना इंटरनल एनर्जी से। अभी मैंने बताया था कि जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो डायरेक्टली आपके शरीर के तापमान से जुड़ा होता है। जैसे आप अपना आंतरिक ऊर्जा लगाओगे, ठीक है, जैसे आप मान लो जिम जाते हो, बहुत वर्कआउट करते हो, शरीर ठंडा होता है, स्टार्टिंग में गर्म होता है करते वक्त, बाद में ठंडा हो जाता है क्योंकि स्वेटिंग वेटिंग आती है। तो भाई आप जब अपना इंटरनल एनर्जी यूज करोगे टेम्परेचर डाउन जाएगा। यही रीजन है कि जब आप मैग्नेटाइज चीज, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनको जब आप मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करोगे, बार बार उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को चेंज करके भी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, उनका टेम्परेचर डाउन जाएगा। एडिबेटिक का मतलब क्या होता है, एडिबेटिक सिस्टम कहने का मतलब होता है कोई ऐसा सिस्टम जिसको आप चारों तरफ से पैक कर दियो, ना इससे हीट निकलेगा ना इसमें हीट जाएगा। एडिबैटिक सिस्टम में क्या होता है, हीट लॉस नहीं होता है। एडिबैटिक सिस्टम में नेट हीट लॉस जो होता है ना, हीट लॉस वो जीरो होता है। ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, जैसे मैं बता रहा हूं आपका कॉफी मग, इंसुलेटेड फ्लास्क, जैसे ये देख लो, ये एक फ्लास्क है, एडिबैटिक सिस्टम। इसमें क्या होगा कि भाई चाय या कॉफी जो गर्म रखते हो वैसे ही रहता है, क्योंकि ना इससे हीट जाता है ना इससे हीट मिलता है। तो फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबैटिक सिस्टम। ठीक है, थर्मस फ्लास्क किसका एग्जाम्पल है, पूछ लेते हैं, एडिबैटिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। ओके, सही उत्तर क्या होगा कि हम लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कई से भाई, एडिबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से। ठीक है। 19, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। बहुत अच्छा प्रश्न है, दो तीन चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना। तीन तरह के टेम्परेचर स्केल का मैंने चर्चा किया था, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों का रिलेशन बता रहा हूँ। सेल्सियस का रिलेशन है 0/100, फ़ारेनहाइट होता है 32/180 और केल्विन होता है 273/100। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख दिए, रटना होगा। चलो नहीं रटवाते हैं, कंसेप्ट देते हैं, क्योंकि हम लोग का तो पेपर रहा है तो हम लोग को पता है कहाँ से आया चीज़ें। देखो, सेल्सियस स्केल में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। लेकिन ये वो वाला 100 नहीं है, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये दोनों का डिवीजन 100 - 0 = 100। फ़ारेनहाइट में लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिसको बोलते हो वाटर आइस, वो है तुम्हारा 32 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट है, और उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो हो जाता है 212। दोनों को घटाओगे 212 - 32 से आ जाएगा 180। ये इस तरह से बना है, आपको याद नहीं करना, बस याद कर लो रिलेशन को, C - 0/100, F - 32/180, K - 273/100। इसको आप समझ सकते हो कुछ स्केल पे डिविजन्स कितने किए गए हैं। स्केल पे, सेल्सियस स्केल पे 100 डिविजन्स देखने को मिलेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल पे 180 डिविजन्स देखने को मिलेंगे, और केल्विन स्केल पे 200, सॉरी, केल्विन स्केल पे भी आपको 100 डिविजन्स देखने को मिलेंगे। आपको कुछ भी दिया हो दूसरा निकाल सकते हो। जैसे बोला है कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है आपको, यहां दे दिया है कि अभी मेरा ये 32 है। सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा देख लो, ये रहा सी, जीरो को छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है, 100। एफ की जगह दिया 32, 32 - 32/180, 32 - 32 जीरो हो गया, ये तो 0/180 जीरो हो गया, सी क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है कि किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर किस वैल्यू पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सॉरी, टेम्परेचर के किस वैल्यू पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में बराबर होते हैं। सही उत्तर -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है, 6.625 × 10⁻³ जूल सेकंड। बहुत लोग याद होगा, कुछ है नहीं, 6.625 × 10⁻³ जूल सेकंड, यूनिट हो गया जूल सेकंड। 21, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज, गैस फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है, ये रहा कैंडल। चलो जो बना रहा हूँ ध्यान से देखते चलना।
देखो जो बनाया वही है बस, अब समझो। इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन, यहाँ लिखा है ना गैर चमकदार क्षेत्र, नॉन लुमिनियस जोन बोलते हैं। ये होता है ब्लू कलर का, इसलिए इसको मैंने ब्लू बनाया है। इसको बोलते हैं लुमिनियस जोन, इसको बोलते हैं लुमिनियस जोन। ये होता है येलो कलर का, इसलिए मैंने इसको येलो बनाया। इसको बोलते हैं डार्क जोन, ये ब्लैक होता है इसलिए मैंने इसे ब्लैक बना दिया। तो कैंडल में तीन तरह का, जब कैंडल जलता है, ठीक है, तीन तरह के जोन देखने को मिलते हैं। नॉन ल्यूमिनियस जोन जो ब्लू कलर का होता है, लुमिनियस जोन जो येलो कलर का होता है, डार्क जोन जो ब्लैक कलर का होता है। आपसे पूछा है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन होता है, ध्यान देके समझना। देखो ई होता है हॉटेस्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ कार्बन कंप्लीटली बर्न होता है। इसके बाद ये मॉडरेट होता है, ये उससे कम गर्म होता है, क्योंकि यहाँ कार्बन पार्शियली बर्न होता है। पार्शियली कार्बन जो होता है पार्शियली जला होता है, यहाँ पे कार्बन फुल जला होता है। और ये डार्क जोन है, ये होता है लीस्ट गर्म, क्योंकि यहाँ कार्बन जो है ना अनबर्न होता है, अनबर्न होता है। इसलिए देखना कभी लाइटर जलाओ, ये कैंडल जलाओ, अगर आप उसको एकदम नीचे से टिप से यहाँ से पकड़ोगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऊपर से टच किए भाई ऐसा जलाएगा, याद रखोगे, ठीक है। तो आमतौर पे गैस फ्लेम में, या आप देखो सुनार लोग को देखे हो या वेल्डर लोग को देखो जो वेल्डिंग करता है, ठीक है, आगे से करता है भाई, ठीक है। या गोल्ड स्मिथ को देखना, जब वो गोल्ड को मेल्ट करता है ना तो ब्लू फ्लेम से मेल्ट करता है, एकदम आगे वाले से, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। चलो सही उत्तर क्या होगा, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है इसका, ब्लू जोन को बोलता है, इसी को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन, ठीक है। ओके आगे चलो। चलो क्वेश्चन बोला है कि टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनियस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाई, भाई दूर के चमकदार पिंडों का तापमान किससे मेजर कर सकते हैं, भाई पायरोमीटर से। क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर, पायरो हाई टेम्परेचर, तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, हम ऑप्टिकल पायरोमीटर का आमतौर पर यूज करते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये लगभग 700 से, मुझे जो याद है लगभग ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसलिए ब्लास्ट फर्नेस, कभी देखिए स्टील जहां मेल्ट होता है, स्टील जहां मेल्ट होता है, ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर, इसे मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, उसमें भी ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। 23 एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मैंने बताया था एनर्जी, लाइट एनर्जी सन से अर्थ कैसे आता है, भाई रेडिएशन से आता है, मैंने बताया था रेडिएशन से आता है। सूर्य से पृथ्वी पर जो लाइट रेज आती हैं, तो लाइट एनर्जी आती है, वो कैसे आती है, रेडिएशन से आती है। इसलिए मैं बोला, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। कंडक्शन बता ही दिया, कंडक्शन मैंने बताया ना सॉलिड में होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से एनर्जी की वजह से, और फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉलिड में होता है। इंसोलेशन क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूर्य से किरणें आ रही है ना, जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको इंसोलेशन बोलते हैं भाई, सीधा। मॉड्यूलेशन आपको पता है, साउंड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लोग पढ़े होंगे, ठीक है। मॉडलिंग करना एक के ऊपर एक। तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की यात्रा रेडिएशन विधि से करती है। 24 हीट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जब आप किसी केमिकल सब्सटेंस को किसी केमिकल रिएक्शन में डालोगे, तो जो रिएक्शन होता है उससे या तो हीट जो निकलेगा, या रिएक्शन को कराने के लिए जो हीट देना होगा, वही हीट ऑफ रिएक्शन है। हीट ऑफ रिएक्शन को ही आप इंथैल्पी भी बोलते हो, क्या बोलते हो, इंथैल्पी ही बोलते हो। फिर से समझना हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आप जब किसी केमिकल सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन में डालते हो, तो जो रिएक्शन कराने में, या तो जो उसमें आपको देनी पड़ती है हीट, या जो उससे हीट निकलता है रिएक्शन के बाद, वही आपका हीट ऑफ द रिएक्शन, इसको आप इंथैल्पी बोलते हो। आमतौर पे इंथैल्पी एक पॉइंट फंक्शन है, क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, या इसको स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन कहने का मतलब है, इन दोनों का मतलब क्या होता है कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि मान लो मुझे ए यहां है और बी यहां है, अब ए से बी तक मुझे जाना है, मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, या पूरा घूम के ऐसे ऐसे करके फिर यहां बी तक जाऊं, जैसे भी जाऊं, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे इनिशियल से फाइनल पॉइंट से मतलब है, ठीक है। मतलब हम किसी रास्ते से हमें बी तक पहुंचना, हम पहुंचेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेरा हीट ऑफ द रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हिस लॉ भी बोलता है, हिस लॉ बोलता है कि इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट irrespective of the steps that you took to complete the reaction, ठीक है। मतलब हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। तो जब ऐसा ऐसा कुछ इंथैल्पी एक ऐसा टर्म है जिसको इनिशियल से फाइनल से मतलब है, मान लो यहाँ 10 जूल था, यहाँ 20 हुआ, तो ये बस इसको देखेगा,
बीच में का कांड हुआ इसको मतलब नहीं है, तो इंथैल्पी पॉइंट फंक्शन है। वैसे हीट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दो, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। भाई हमको ए से बी तक जाना था, बी हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, हम किसी भी पाथ से जाएं हमारा हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, क्योंकि वो एक पॉइंट फंक्शन है। वैसे ही प्रेशर, इसको लिखो, पूछता है पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, पॉइंट या स्टेट फंक्शन बोलेगा, बताओ इसमें से कौन पॉइंट स्टेट फंक्शन नहीं है। तो पॉइंट स्टेट फंक्शन का एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंथैल्पी और एंट्रोपी। एंट्रोपी ये सब जो है पॉइंट फंक्शन है। तो भाई पाथ फंक्शन किसको बोलते हो? जो पाथ पे डिपेंड करता है। वैसे दो ही है, वर्क और हीट। वर्क ऑफ हीट पाथ फंक्शन है, याद रखना। वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, मतलब आप काम कर रहे हो तो किस पाथ से जाके कर रहे हो, किस किस सीक्वेंस में गए हो, इंपॉर्टेंट है। मान लो यार मुझे ए से बी तक जाना था, मान लो मुझे ए से बी तक जाना था, हम ऐसे गए तो सबसे कम काम हुआ। हम ऐसे ही से करके जाएंगे तो वर्क तो बढ़ जाएगा ना, वैसे ही हीट भी बढ़ जाएगा। तो वर्क ऑफ हीट पाथ पे डिपेंड करता है। भाई तुम कौन सा रास्ता लिए हो, हमारा वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए पाथ फंक्शन है। पॉइंट और स्टेट फंक्शन बोला कि हमको इनिशियल से फाइनल के बीच का मतलब है, इसीलिए इन लोग हेस लॉ फॉलो करते हैं, हेस लॉ। ठीक है, सही उत्तर हीट ऑफ रिएक्शन को ही आप इंथैल्पी बोलते हो। क्या बोलते हो? इंथैल्पी। इसीलिए ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द केस ऑफ। अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोल रहा है क्या है? तीनों लॉ बता रहा हूं, जीरोथ लॉ ही बताता हूं, इससे प्रश्न बार बार निकलते हैं, बस सुनना। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का बोलता है, ठीक है, उस प्रवेगिका का पहला नियम बोलता है कि हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका फॉर्म बदल सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं ऊर्जा का। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब है कि एनर्जी को हम ना पैदा कर रहे हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, माने एनर्जी कंजर्व है, जो एनर्जी हमको वहां से मिल रहा है उसी को हम बदल पा रहे हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण के नियम, इसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ तो हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे आप किसी को एक चाटा मारते हो, ठीक है, हाथ का काइनेटिक एनर्जी उसके गाल पे छपा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अभी समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो इसका सबसे सिंपल वाला चीज बताता हूँ। सेकेंड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स का एंट्रोपी कांस्टेंट है, ब्रह्मांड का एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी इज ए पैरामीटर टू मेजर द रैंडमनेस। कितना रैंडमनेस दिख रहा है? बहुत नहीं तो इतना समझो, ब्रह्मांड का एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसको जब तुम बहुत अच्छे से समझोगे, जो कि तुम्हें नहीं समझना है तुम्हारे लेवल पे, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हीट हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करता है, जो मैंने पहले बार ही बता दिया था कि हीट का फ्लो किधर होगा, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है, खत्म कहानी। तीसरा लॉ बोलता है कि एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर टेंड्स टू एब्सोल्यूट जीरो। समझ में नहीं आएगा, शुद्ध हिंदी में समझाते हैं, थोड़ा सा समझने लायक। अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो तक ले जा रहे हो तो उस बॉडी का एंट्रोपी भी जीरो की तरफ चला जाएगा। एंट्रोपी कहने का मतलब, एंट्रोपी को समझो यार, एंट्रोपी स्टेट ऑफ रैंडमनेस को बताता है। जैसे मान लो अभी इस रूम में जितना भी एयर है वो इस रूम में पैक है, इधर उधर मूव कर रहा है। अब हम क्या करें कि इसमें और एयर को ठूस दे, क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा प्रेशर, या निकाल दे, एयर ज़्यादा मूव करने के लिए जगह बन जाएगा। या मान लो म्यूजिक सिस्टम चला दे, बहुत तेज बूफर ऊपर चल रहा है, एयर भी मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो मूवमेंट बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ा, मूवमेंट घटा तो एंट्रोपी घटा। तो किसी भी अवस्था को जब आप बदलते हो तो एंट्रोपी चेंज होता है। अब एब्सोल्यूट जीरो क्या टेम्परेचर है? वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। ऐसा माना जाता है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वही को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जहां मॉलिक्यूल टेंड्स टू एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वैसा टेम्परेचर है। तो भाई जब टेम्परेचर ही एकदम लास्ट जो चला गया है, टेम्परेचर है तो बॉडी का इंटरनल एनर्जी है। मैंने फिर जोड़ो कॉन्सेप्ट को, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से जुड़ा था, मैंने बताया था। तो अगर आपका बॉडी में टेम्परेचर है, तापमान है, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, ऊर्जा है तो आप में जोश है, तो आप इधर उधर मूव करोगे। जब टेम्परेचर ही जीरो चला गया, आंतरिक ऊर्जा ही जीरो, तो आप तो डेड स्टेट में चले गए।
आप जब डेड स्टेट में चले गए, मूवमेंट नहीं कर पाओगे, वही तो इंट्रॉपी था। मैंने क्या बोला था, स्टेट ऑफ रैंडमनेस। तो इंट्रॉपी भी शिफ्ट हो गया। ज़्यादा नहीं जानने का, इतना जानने का, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ बताता है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, हॉट टू कोल्ड। और थर्ड, एंट्रोपी जीरो की तरफ जाएगा अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तुम अचीव करते हो तो। इन तीनों से पहले, ये तीनों जब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तीनों लॉ दे दिया गया, तो बॉस एक जीरोथ लॉ भी आया। इस समझ लो, सुन लो भाई, जीरोथ लॉ क्यों बोला गया, फोर्थ लॉ बोला गया, बोला जाना चाहिए था, लेकिन इसको जीरो लॉ बोला गया इसलिए ना कि जो तीनों लॉ था ना, जो थर्मोडायनेमिक्स में तीन लॉ आए, ऐसा लगा लोगों की नहीं यार, पहला लॉ ना इधर से आया है, मतलब इस मतलब सबसे शुरुआत लॉ यही था, बाकी लोग इसको समझा नहीं इसलिए दे दिया। जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर आप तीन बॉडी लेते हो, ए बी और सी, जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर आप तीन बॉडी लेते हो, अगर ए बी से इक्विलिब्रियम में है, ई दोनों एक टेम्परेचर पे है और ई दोनों भी एक टेम्परेचर पे है, मान लो T1 पे है ई, T1 पे है ई भी, तो ई दोनों भी आपस में एक टेम्परेचर पे होगा, माने इक्विलिब्रियम में होगा। If A is in equilibrium with B, B is in equilibrium with C, then C and A will also be in equilibrium. This is called zeroth law. तीन बॉडी दो आपस में इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, यही जीरोथ लॉ था। तो यहाँ पे आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है। जो लोग विक्ट्री सीरीज नहीं ज्वाइन किए हो, देखो इसी तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कंसेप्ट भर के देंगे, साइंस का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। विक्ट्री सीरीज स्टैटिक जीके या आप एक्सरसाइज फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहे हो, कोर्स को ग्रैब करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो आप लोग, टेलीग्राम पे ही आपको सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मिलेंगे क्वेश्चंस के। इसके अलावा चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और हमें बताओ कि कैसा लगा आपको पढ़ के, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।